जय हिंद दोस्तों। पीवाईक्यू एनालिसिस को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज के सेशन में भी पीवाईक्यू एनालिसिस में मैं तुम्हारे साथ एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। देखो, प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस अप्रोचिंग हैं, दैट्स वाई ये पीवाईक्यू एनालिसिस और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। चाहे बीपीएससी बिहार पीसीएस को तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, या एपीएससी आसाम पीसीएस को, या फिर उसके बाद मई में यूपीएससी को। सो प्रीलिम्स को सिंसियरली लेना है। जनरल स्टडीज के सारे सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक भी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, थोड़ा जनरल साइंस भी, और साथ में सी सेट भी है ना। सी सेट पुष्पा की तरह, जिसको फ्लावर नहीं फायर समझना है। थोड़ी सी चूक और पूरी मेहनत बर्बाद अगर सी सेट क्लियर नहीं हुआ तो। इसलिए सी सेट को भी सिंसियरली लो, प्रीलिम्स की तैयारी सिंसियरली स्टार्ट कर दो, ठीक है, उसमें ढिलाई मत डालो। और पीवाईक्यू एनालिसिस की इंपॉर्टेंस भी बार बार समझा रहा हूँ, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनके ये सब्जेक्ट क्लास में हो गए। इवन अगर आपने ये टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो भी पीवाईक्यू एनालिसिस से सीखो, ताकि जिस रोज क्लास में वो टॉपिक होगा तो वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा और बेटर हो जाएगा। अभी से सीख कर तो रखोगे, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, चलो पहला क्वेश्चन देखो। सिंसियरली फॉलो करो इस सीरीज को। अगले एग्जामिनेशन में जो एडवांटेज होगा ना, तुम खुद से ऑब्जर्व करना, किसी को समझाने की जरूरत नहीं होगी। रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उन दोनों स्टेटमेंट में से आपको ढूंढना है कि कौन सा क्या है, करेक्ट है। करेक्ट इनकरेक्ट पे ध्यान देना है, अच्छे से करेक्ट ढूंढना है। अगर स्टेटमेंट पर है तो द आयरन स्टिरअप मेड इट पॉसिबल फॉर द आर्मर्ड वॉरियर टू सिट फर्मली ऑन अ हॉर्स विदाउट फॉलिंग ऑफ। अब डायरेक्टली ऐसा क्लासेस में पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने, वो मैटर नहीं करता है। अगर फर्स्ट व्यू में देखें, फर्स्ट इंस्टेंस में, तो पहले इंस्टेंस में ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स दिखता है, लेकिन अगर इसको समझने की कोशिश करो ना तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, चुटकियों में बन जाएगा। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि आयरन स्टिरअप की वजह से जो आर्मर्ड वॉरियर होता था, जो घुड़सवार होता था, जो कैवलरी मैन होते थे, उनको हॉर्स पे बैठना, हॉर्स राइडिंग करना आसान हो जाता था, क्योंकि वो हॉर्स से गिरते नहीं थे, एक सपोर्ट मिलता है। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। ऑल्सो द आयरन स्टिरअप also allowed a cavalry charge with lances held tightly to the body without the rider being thrown off by the shock of the impact। ये भी कुछ लिखा है कि इसी आयरन स्टिरअप की वजह से लैंस थ्रो करने में भी जो राइडर था उसको हेल्प मिलती थी। इसे समझने के लिए एक इमेज तुम्हें दिखाता हूं मैं। इस इमेज के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से क्लियर हो जाएगा। आओ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पर। दो पिक्चर है यहां पे तुम्हारे लिए। दिस इज पिक्चर 1। पहले पिक्चर 1 को देख रहे हैं एंड देन पिक्चर 2। पिक्चर 1 में एक रिप्रेजेंटेशन है कैवलरी मैन का। कैवलरी मैन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, घुड़सवार, घोड़े पर बैठकर लड़ने वाले घुड़सवार। अब ये जो घुड़सवार है, यहां पे इसने आयरन स्टिरअप यूज किया है। ये जो है ना, जिस पे पांव रखकर होल्ड बना रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं आयरन स्टिरअप। इससे हेल्प क्या मिलता है? इससे हेल्प मिलता है कि आप घोड़े पे चढ़ के लड़ने गए तो आपने अपना पांव इसमें फंसा कर रखा है, तो घोड़े ने अगर ज्यादा छलांग लगा दी या घोड़ा पीछे के दो पांव पर खड़ा हो गया तो भी आप गिरोगे नहीं। आपने कितनी स्पीड भी घोड़े को भगाया, आप गिरोगे नहीं। दैट इज द सपोर्ट सिस्टम। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू है। दूसरा, अब हेल्प क्या, उसके लिए इस पिक्चर को देखो। यहां पर एक कैवलरी मैन है। ये एक कैवलरी मैन है जिसके हाथ में ये, इसको स्पीयर कह लो, इसको लैंस कह लो, या इसको भाला कह लो। वो महाराणा प्रताप के बारे में हम पढ़ते हैं ना कि महाराणा प्रताप के पास उनका भाला था। एक बड़ी अच्छी लाइन है, याद रखना तुम लोग, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। कई लोग होंगे तुम्हारे दुश्मन बनेंगे, तुम्हारे अपोनेंट बनेंगे, कुछ सामने से लड़ेंगे, वैसे दुश्मन अच्छे होते हैं, कुछ पीछे से वार करने की कोशिश करते हैं, डरपोक लोग, इनसिक्योर लोग। नहीं घबराना है, हमेशा याद रखना कि आप महाराणा प्रताप के वंशज हो। सबके सामने ऐसे जिगरा तान कर लड़े महाराणा प्रताप। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। आजकल हमने रिसेंटली नीरज चोपड़ा को देखा ओलंपिक में रिप्रेजेंट करते हुए। उसके पास भी वो जो जेवलिन थ्रो था, दैट जेवलिन इज सिमिलर टू इट। तो जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा क्या होता है, दौड़ते हुए आता है और फिर जेवलिन थ्रो करता है। वो दौड़ कर आ रहा है और अपने लेग्स की एक्सरसाइज की वजह से या लेग्स के बेटर पोजीशन की वजह से उसको एक अच्छा मोमेंटम मिलता है दौड़ने की वजह से। सेम वही चीज यहां पर है।
अगर तुमने आयरन स्टीरअप में अपने पाँव फंसा कर रखे हैं, घोड़ा दौड़ते हुए आ रहा है या घोड़ा स्पीड में है, तो तुम्हारे बॉडी का जो पोस्चर है, तुम्हारे बॉडी का वेट, हॉर्स की स्पीड, उन सबसे एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। तो ये जो लेंस है, ये जो स्पीयर है, ये जो भाला है, उससे सामने वाले पे अच्छा अटैक होगा। ये खत्म। यही समझना है हमें। बन गया क्वेश्चन। सो हमारे लिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। यही तो पूछ रहा था ना। देख लो एक बार फिर से क्वेश्चन, यही तो पूछ रहा था। पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही कि इसके वजह से वो आराम से बैठ सकता है। दूसरा स्टेटमेंट कि द आयरन स्टीरअप ऑल्सो अलाउड अ कैवलरी चार्ज विथ लांस, वही लैंस मतलब जो भाला मैंने तुमको दिखाया, जो स्पीयर दिखाया, हेल्ड टाइटली टू द बॉडी विदाउट द राइडर बीइंग थ्रोन ऑफ, बिल्कुल अपने बॉडी के साथ अच्छे से होल्ड करके रखता है, बिना गिरे, बिना किसी शॉक की वजह से गिरे, और अच्छा मोमेंटम भी मिलता है। इवन स्वॉर्ड फाइट में भी हेल्प करता है। तलवार से अगर वो लड़ाई लड़ेगा तो उसमें भी उसको हेल्प मिलेगा आयरन स्टीरअप से, क्योंकि उसके दोनों पांव जो है उसने आराम से फंसा कर रखे हैं, तो वो तलवार से लड़ रहा है बिना गिरे, दुश्मन से बचे हुए भी। दिस इज द यूज। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से बन गया ये क्वेश्चन हमारा। सो आंसर क्या? बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द फेमस अश्वघोष। क्या लिखा भाई? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क, ध्यान रखना इन सबसे, पे अटेंशन। इज नॉट द वर्क ऑफ अश्वघोष, इनमें से कौन सा अश्वघोष साहब का वर्क नहीं है? अगर हम अश्वघोष साहब की बात करें तो अश्वघोष थे कौन? जरा पहले अश्वघोष साहब की तुम बैकग्राउंड देख लो। अश्वघोष, अश्वघोष साहब अ फेमस बुद्धिस्ट मंक, एक फेमस बुद्धिस्ट मंक है। चलिए, ये तो हमको पता है। ये फेमस बुद्धिस्ट मंक किसके कंटेम्पररी हैं? कौन से रूलर के टाइम में? तो इनको कंटेम्पररी माना जाता है किसका? द फेमस कुषाण रूलर कनिष्क। जिसने कौन सा काउंसिल करवाया था? तो फोर्थ काउंसिल। तो फोर्थ काउंसिल में हमारे अश्वघोष साहब भी प्रेजेंट हैं। लेकिन क्या थे फोर्थ काउंसिल के? प्रेसिडेंट थे क्या? नहीं, प्रेसिडेंट नहीं थे। ही वॉज प्रेजेंट एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। तो प्रेसिडेंट कौन थे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के? जरा बताना। वैसे मुझे चारों बुद्धिस्ट काउंसिल का प्रेसिडेंट बता दो कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट, सेकंड काउंसिल के प्रेसिडेंट, थर्ड काउंसिल के प्रेसिडेंट एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट। थोड़ा टाइम देता हूं मैं तुम्हें, वीडियो को पॉज करो, अपने आंसर नीचे लिखो। इन चारों बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन कौन है? सो एज अ वाइस प्रेसिडेंट ही वॉज प्रेजेंट इन द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। और इन्होंने एक फेमस वर्क इसी टाइम में लिखा था। हिज फेमस वर्क, क्या नाम है इनके फेमस वर्क का? बुद्ध चरित। बुद्ध चरित, जिसको कंसीडर किया जाता है कि दिस बुद्ध चरित इज बायोग्राफी ऑफ बुद्ध। महात्मा बुद्ध की ये बायोग्राफी है। कौन से लैंग्वेज में इन्होंने लिखा? याद रखना, बुद्ध चरित वॉज रिटेन बाय अश्वघोष इन संस्कृत। तो अब ये बुद्ध चरित तो क्लास में भी पढ़ोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में भी मिलता है, लेकिन आंसर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये आंसर? क्योंकि नॉट पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ अश्वघोष। ये ध्यान देना है हमें। चलिए बाकी वर्क के बारे में देख लेते हैं, ढूंढते हैं कौन सा अश्वघोष का वर्क नहीं है। नहीं है तो ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो वर्क है अश्वघोष का। बाकी क्या है? नंबर ए से शुरू करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। क्या लिखा हुआ है? सरीपुत्र प्रकरण। संस्कृत में ही लिखा हुआ है सरीपुत्र प्रकरण। थोड़ा अगर संस्कृत का ज्ञान है, संस्कृत का नॉलेज है, तो प्रकरण का मतलब कि किसी भी इंसान के जिंदगी से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं, उसको मेंशन करना। सरीपुत्र प्रकरण मतलब यहां पे सरीपुत्र नाम के कोई पर्सन है। बिल्कुल, कौन है सरीपुत्र या सरीपुत्र? सरीपुत्र या सरीपुत्र भी लिखा जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट सीनियर डिसाइपल मतलब स्टूडेंट फॉलोअर ऑफ
बुद्ध। बुद्ध के सीनियर मोस्ट डिसाइपल्स में से एक थे शरीपुत्र या शरीपुत्र। इन्हीं के लाइफ इवेंट्स को मेंशन किया गया है। किन्होंने लिखा है? रिटन बाय यस नन अदर देन अश्वघोष। तो हमारा आंसर तो ये भी नहीं हुआ, लेकिन इस PYQ एनालिसिस से हमें ये चीज मालूम पड़ गया कि शरीपुत्र प्रकरण इज ऑल्सो रिटन बाय अश्वघोष, बुद्ध चरित इज ऑल्सो रिटन बाय अश्वघोष। ये सब नेक्स्ट एग्जामिनेशन में काम आएगा, लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? सौंदर्य नंदा। सौंदर्य नंदा। अब सौंदर्य नंदा क्या है? सौंदर्य नंदा इज अनदर बुक, अनदर वर्क। सौंदर्य नंदा इज अनदर वर्क ऑफ अश्वघोष। इसे भी अश्वघोष साहब ने लिखा। तो अब तो तुम्हें आंसर तो समझ में आ ही गया है कि वो क्या होगा, देखेंगे हम उसे भी। इसे भी अश्वघोष साहब ने लिखा। इसमें किसके बारे में है? ऐसा कहा जाता है कि इट इज अबाउट द स्टेप ब्रदर और हाफ ब्रदर ऑफ बुद्ध। ऐसी बहुत सी कहानियां बुद्ध के लाइफ से रिलेटेड बनी थी। इसमें कहा गया कि किस तरह से सौंदर्य नाम के बुद्ध के एक हाफ ब्रदर या स्टेप ब्रदर होते थे, जिन्होंने बुद्ध की ही टीचिंग को फॉलो करके उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की। यह सौंदर्य नंदा में अश्वघोष साहब ने लिखा। यह भी अश्वघोष साहब से रिलेटेड हो गया। लास्ट क्या बच गया? मंजूश्री मूलकल्प। तो हमारा आंसर तो हमें मिल चुका है, मंजूश्री मूलकल्प। मंजूश्री मूलकल्प हमें मिल गया। इसका एक ट्रिक भी क्या है? एक ट्रिक भी याद रखो। एक ट्रिक क्या? ट्रिक ये कि मंजूश्री जो नेम है, मंजूश्री, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर और इवन few Buddhist scriptures call them oldest बोधिसत्व। मंजूश्री, जिनको कहा जाता है कि ये रिप्रेजेंट करते हैं, मेल हैं, डू नॉट कंफ्यूज विथ फीमेल। मंजूश्री इज मेल बोधिसत्व, रिप्रेजेंट्स द बोधिसत्व ऑफ विजडम। विजडम के बोधिसत्व को मंजूश्री रिप्रेजेंट करते हैं। बोधिसत्व क्या है एक बार बताना? वैसे पर्सन जो कि ज्ञान के रास्ते पर है, बट वो अपना परिनिर्वाण डिले करते हैं। किनके लिए? दूसरों के लिए, ताकि अपनी सफरिंग सहते हुए अपने ज्ञान को दूसरों को ज्ञान के लिए इस्तेमाल कर सके। उन्हें ही बोधिसत्व बुलाया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट बोधिसत्व के बारे में मेंशन्ड है, हम क्वेश्चंस में देखते ही हैं। जैसे मंजूश्री जो विजडम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक फ्यूचर बोधिसत्व के बारे में मेंशन किया गया। किन के बारे में? मैत्रेय के बारे में। ऐसे कई हैं, अवलोकितेश्वर है, पद्मपाणि है। करेंगे बोधिसत्व से रिलेटेड भी क्वेश्चन। तो मंजूश्री मूलकल्प इज कंसीडर्ड कि खुद इसके बारे में मंजूश्री जो बोधिसत्व हैं उन्होंने लिखा। दैट्स व्हाई मंजूश्री मूलकल्प इज नॉट ए वर्क ऑफ अश्वघोष। ये तीनों अश्वघोष के वर्क हैं। हमारा आंसर क्या बन गया? मंजूश्री मूलकल्प। इनके एग्जैक्ट राइटर के बारे में, एग्जैक्ट जो ऑथर है उसके बारे में भी हमें मेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। आंसर हमारा मंजूश्री मूलकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who which among the following are the चारवाक स्कूल ऑफ फिलोसफी? एक लास्ट PYQ में भी मैंने तुमको स्कूल ऑफ फिलोसफी के बारे में क्वेश्चन करवाया था। ये भी फिलोसफी PYQ एनालिसिस में मेंशन्ड है कि हम किस तरह से इंडियन फिलोसफी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी एंड हेटेरोडॉक्स फिलोसफी। ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी में 6 फिलोसफी हैं, इसलिए षड दर्शन बोला जाता है। सबके नाम मैंने बताए थे। हेटेरोडॉक्स फिलोसफी में बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, चारवाक है, आजीविका है। तो उसी चारवाक फिलोसफी से देखो एक और PYQ बन गया ना। PYQ हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट है PYQ, इसलिए अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छे से पढ़ो। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग आर चारवाक स्कूल ऑफ फिलोसफी? के इन चारों में से चारवाक स्कूल ऑफ फिलोसफी कौन से हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। पहला नाम लिखा है धूर्त, फिर लिखा है न्याय, फिर लिखा है सुशिक्षिता, देन वैशेषिका। अब न्याय और वैशेषिका ये दोनों जो हैं, अगर आपने लास्ट PYQ एनालिसिस भी देखा होगा, लास्ट PYQ एनालिसिस जहां पर मैंने स्कूल ऑफ फिलोसफी के बारे में बताया है, तो ये दोनों ऑर्थोडॉक्स या आस्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी से बिलोंग करते हैं।
आस्तिक ग्रुप ऑफ फिलोसफी, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते हैं। जब 2 और 3 नहीं है, 2 और 4 नहीं है, तो हम ऑप्शंस में आए, यहाँ पर भी 2 मेंशन्ड है, गलत, यहाँ भी 2 मेंशन्ड है, गलत, यहाँ भी 2 मेंशन्ड है, गलत। हमारा आंसर क्या, 1 और 3 बन गया। तो एक पीवाईक्यू एनालिसिस देखने से आज देखो दूसरा पीवाईक्यू बन गया। समझ में आया फायदा पीवाईक्यू एनालिसिस का? अब थोड़ा सुन लो ध्रुत फिलॉसफी। चारवाक फिलॉसफी जो है, तो चारवाक फिलॉसफी बताती है कि दुनिया में कुछ भी मरने के बाद होता है नहीं। चारवाक फिलॉसफी को हम मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी भी बोलते हैं, लोकायत फिलॉसफी भी, कि इंसान जब तक जीवित है उसको सुखी रहना चाहिए। सुखी रहने के लिए इवन उधार लेकर अगर सुखी रहना है तो उधार लेकर भी सुख रहो। विजय माल्या वाले जैसे लोग जो इस फिलॉसफी पे बिलीव करते हैं। तो इसलिए ये जो धूर्त फिलॉसफी है, धूर्त फिलॉसफी, ये धूर्त फिलॉसफी, देखो वर्ड ही है धूर्त, संस्कृत हिंदी का एक वर्ड है धूर्त, कि अगर आपको खुश रहने के लिए, मेटेरियलिस्टिक चीजें पाने के लिए अगर छल कपट भी करना पड़े तो कर लो। ये फिलॉसफी ज्यादा पॉपुलर होगी नहीं। और धूर्त फिलॉसफी के साथ एक सुशिक्षिता फिलॉसफी। सुशिक्षिता फिलॉसफी के बारे में कहा जाता है कि एक राजा थे, उन राजा को बड़ा फिलोसफिकल जीवन के बारे में ज्ञान था। उन्होंने हंटिंग के बारे में लोगों को समझाया कि देखो हंटिंग इज ऑल्सो नेसेसरी इन लाइफ, हंटिंग के भी अपने ये फायदे होते हैं और हंटिंग करने का भी एक तरीका होता है। इन दोनों फिलॉसफी में, ये दोनों धूर्त हो गया और सुशिक्षिता हो गया, जो कि मेटेरियलिस्टिक चीजों को बता रही हैं। मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी, दैट इज चारवाक फिलॉसफी, दैट इज चारवाक, या क्या और बुलाएंगे, लोकायत। तो इन दोनों में बताया गया कि आप अगर हंटिंग करके भी खुश हैं तो हंटिंग ऐसे कीजिए, हंटिंग करने के ये तरीके होते हैं, उसके वो फायदे होते हैं। धूर्त फिलॉसफी कि आपको छल कपट भी यूज करना है, वो भी यूज कर लो खुश रहने के लिए, मेटेरियलिस्टिक खुशी के लिए। ये सब चीजें बाद में ऐड हुई। धूर्त फिलॉसफी का ये भी बिलीव है कि देखो इंसान का शरीर 4 तत्व से मिलकर बना है, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इसमें कहीं कोई आत्मा नहीं होती है, तो फिर किस चीज से डरना। छल कपट भी यूज करो, अपने इन 4 तत्व से मिलकर जो शरीर बना है इसको सेटिस्फाई कर लो। दैट्स वाई इनको मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी बुलाया गया था। याद रखिएगा आज से ये दोनों नाम, इतना डिटेल काफी है। न्याय और वैशेषिका फिलॉसफी ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, हम उसको ऑर्थोडॉक्स स्कूल वाले सेक्शन में देखेंगे, आस्तिक स्कूल वाले सेक्शन में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आजकल चाहे वो गुवाहाटी हो या पटना हो या बेंगलुरु हो, हर शहर में हमेशा खुदाई चलती रहती है। तो देखकर ये लगता भी है कि भाई हम अभी 21st सेंचुरी में रह रहे हैं या इंडस वैली सिविलाइजेशन में रह रहे हैं। जब देखो तब सड़क पे खुदाई चल रही है। पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट है जो इनका कंप्लीट ही नहीं हो पाता है कभी। इन द सिटाडेल एंड लोअर टाउन, सिटाडेल किसको बोलते थे माय डियर? सिटाडेल बोलते थे अपर पार्ट ऑफ द सिटी को, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन का सिटी अगर ये है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ये अपर पार्ट हुआ, तो अपर पार्ट को हम बुलाएंगे सिटाडेल। सिटाडेल जिसको चारों तरफ से बाउंड्री से भी कवर किया जाता था। वही जैसे आज भी सिविल लाइंस वगैरह होते हैं ना, कुछ स्पेसिफिक रीजन जहाँ पे सिर्फ मंत्री लोग रहेंगे, आम आदमी नहीं जाएंगे, स्लम के लोग नहीं जाएंगे, उसी तरह कुछ डिवीजन इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी था। कुछ आज के जैसे सिमिलर था, कुछ डिफरेंट था, यही। और ये लोअर पार्ट हो गया, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है। ऋतिक वाली मोहनजोदारो देखना, ऋतिक हमारा लोअर पार्ट वाला था, एक बार सिटाडेल चले जाता है, वहाँ जाकर गाना गाता है क्योंकि ऋतिक रोशन है, डांस करता है। थोड़ा बहुत कुछ रिलेशन मोहनजोदाड़ो में भी है जो देख सकते हो। चलिए, तो इन द सिटाडेल एंड लोअर पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट, हड़प्पन सिटीज, कौन सी हड़प्पन साइट में या हड़प्पन सिटीज में हैव सेवरल क्या लार्ज सिस्टर्न एंड रिजर्वॉयर। अब ये सिस्टर्न और रिजर्वॉयर का यूज किस चीज के लिए होता है? तो इसका यूज होता है वाटर कंजर्वेशन के लिए या सप्लाई के लिए। और वाटर कंजर्वेशन, वाटर सप्लाई, उसका हम जानते हैं कि उसके एग्जांपल्स हमको कहाँ से मिले? धौलावीरा, गुजरात से। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट कर दिया था, बन गया आंसर। ये बहुत बार तुम पढ़े हो कि धौलावीरा से हमें वाटर कंजर्वेशन, वाटर प्रिजर्वेशन, इसके एग्जांपल्स मिले हैं कि भाई वहां पे उन्होंने पॉन्ड बनाकर रखा था या कुछ वैसे स्ट्रक्चर बना के रखे थे जो हम आगे जाके राजस्थान में देखेंगे, बावली,
दिल्ली में उग्रसेन की बावली, पीके मूवी वाला, राइट। तो ऐसे स्ट्रक्चर धौलावीरा गुजरात में मिले थे। यहाँ पे बस वो कर दिया सिस्टर्न एंड रिजर्वॉयर। सिस्टर्न रिजर्वॉयर का यूज वाटर कंजर्वेशन के लिए, आंसर मिल गया, धौलावीरा गुजरात। अब बाकी के जो प्लेसेस हैं, बाकी के इन प्लेसेस पे बनावली, मोहनजोदाड़ो, राखीगढ़ी, इन प्लेसेस पे क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्सकेवेशंस हुए हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं, ये मुझे तुम बताओगे। इन तीनों प्लेसेस पे ये तुम बताओगे ढूंढ के, क्योंकि इतना काम तो कर ही सकते हो, तुम्हारा भी एक्सरसाइज चलना चाहिए। बनावली है कहाँ पर, एक चीज ये बताना है, और क्या इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पर मिला, बनावली में, धौलावीरा में, राखीगढ़ी में, कहाँ है क्या इंपॉर्टेंट मिला, कहाँ है क्या इंपॉर्टेंट मिला, ये मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इतना तो कर सकते हो, करके दिखाओ, मुझे इतना भरोसा है तुम पर। चलिए, तो आज के पीवाईक्यू एनालिसिस को हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। सिंसियरली पीवाईक्यूज को एनालिसिस करो, राइट। खुद एग्जामिनेशन में भीड़ से आगे रहोगे हमें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।